क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने मॉर्निंग की क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं भी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से हम पढ़ रहे हैं, राइट। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, एप्लीकेशन की बात कर रहा है। और आपको मैंने कल ही बोल दिया था कि क्योंकि आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम आ रहा है, तो आज मैं आपको यही सारा बिजनेस स्टडीज में से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका चेंज करना पड़ता है, ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। which feature of principles of management is being described in the given statement। तो कौन सा फीचर इसमें डिस्क्राइब हो रहा है कि इनको चेंज करना पड़ता है? क्या ये कंटिंजेंट है, क्या ये बिहेवियरल है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बता रहा है, या फिर जनरल गाइडलाइंस वाला पॉइंट बता रहा है? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा कि अगर हमें एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशंस, तो ये कौन सा फीचर बताता है? बताइए सब कंटिंजेंट। सर ये कंटिंजेंट इसका करेक्ट आंसर होगा 11 है ना। द प्रिंसिपल्स आर फीचर विच फीचर कंटिंजेंट, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि सीधी बात आ गई कि वर्ड प्रिवेलिंग सिचुएशंस के आगे कंटिंजेंट का मीनिंग ही वही होता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास में। जस्ट होल्ड ऑन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग पे ये एम्फेसाइज करते हैं, रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस। द गिवन स्टेटमेंट highlights that the knowledge of principles of management leads to providing managers with the useful insight into reality or scientific decision or meeting changing environmental requirements or all of the above। तो बताएं आप, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? That is साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई आप बायस और प्रीजुडिस पे चीजें बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड ओवर साइंटिफिक डिसीजंस। दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब किस में आता है? अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है। रूल ऑफ थंब रेफर्स टू यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट्स in handling management issues, adopting a hit and trial approach to resolve management problems, both of the above, none of the above। बताइए। तो बोथ। That is रूल ऑफ थंब का मीनिंग ये है कि उसमें पर्सनल जजमेंट भी आ जाता है और उसमें क्या आ जाता है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें भी रूल ऑफ थंब का मतलब पर्सनल जजमेंट भी आ जाता है, हिट एंड ट्रायल भी आ जाता है। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमें साइंटिफिक अप्रोच लेनी चाहिए, हमें रूल ऑफ थंब नहीं लेना चाहिए, ये वो कहता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। लाइट चली गई है तो थोड़ा आप लोगों को विजिबली मेरी शक्ल क्लियर नहीं दिख रही होगी। क्या करना है, क्वेश्चन लिखना चाहिए अपन को, तो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। और जिनके भी क्वेश्चन छूटे हैं, मैंने बताया कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये वाला भी अपलोड हो जाएगा अभी जस्ट आफ्टर द 5 मिनट्स ऑफ द क्लास। तो आप इसको देख लेना, जिसके भी क्वेश्चन छूटे हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करना और कॉपी में लिखना भी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू टेलर, even a small production activity like loading figures of iron into iron box can be scientifically planned। आपको ध्यान है, टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है।
This can result in tremendous savings of human energy as well as wastage of time and materials. Identify the related principle of scientific management. I hope कि आप सब लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे. ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बी में लिख रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सी है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू द ग्रेटेस्ट एंड हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड नन ऑफ द अबव. ये क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, इस वाले वर्ड को आप देखेंगे तो इससे आपको इसका करेक्ट आंसर इसका आपको समझ में आ पाएगा. नॉट रूल ऑफ थंब. जी बिल्कुल, साइंस नॉट. हाँ, साइंस, ऑप्शन नंबर बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 15 देखो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर से साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास में कितने 4 प्रिंसिपल्स होते हैं और 8 टेक्निक्स होती हैं. 4 + 8 टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है एफडब्ल्यू टेलर का ऑफ 12 आइटम्स, राइट. 4 प्रिंसिपल्स एंड 8 टेक्निक्स. और हेनरी फ्यूल की अगर बात करें तो हेनरी फ्यूल का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है? 14 प्रिंसिपल्स, राइट. और इसमें एक और ध्यान रखना दैट हेनरी फ्यूल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. अगर क्वेश्चन आता है दैट इज हु इज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या फिर सिंपली आ जाए हाउ मेनी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो जो हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो जनरल मैनेजमेंट है. और एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो अगर आ जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसके, वो एफडब्ल्यू टेलर के हैं. और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो, या कह सकते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन किस नाम से जाना जाता है, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्यूल का जनरल मैनेजमेंट, राइट. चलिए क्वेश्चन देखें. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and workers are one and the same. True management of workers, the interest of the management and workers are one and the same. आप रिकॉल करने की कोशिश करें कौन से प्रिंसिपल में ये बात आई है. The interest of management and workers are the सेम. एक बार मुझे कंप्लीट करने दो क्वेश्चन. द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड वाइस वर्सा. सो 4 ऑप्शंस आर हियर. बताएं आप क्या होगा करेक्ट आंसर इसका. सर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. बिल्कुल करेक्ट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. चलिए मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछता हूँ. यहाँ पे इसने पूछा था प्रिंसिपल. अगर सेम पूरा का सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन इस प्रिंसिपल की जगह मैं पूछ लेता हूँ आपको टेक्निक, अब बताइए आंसर, है ना. प्रिंसिपल की जगह अगर टेक्निक पूछा जाए, बाकी चीजें सेम है, तो कौन सा ऐसा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है जो बताता है दैट इज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. सेम जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर बेस्ड टेक्निक कौन सा वाला है? याद आ रहा है किसी को? डिस्कस किया था हमने परसों क्लास में. The methods. नहीं, याद आया? मेंटल रिवॉल्यूशन, है ना. मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या था? चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. मैनेजमेंट ऑलवेज थिंक्स दैट वर्कर्स डू नॉट वर्क एंड ऑलवेज डिमांड हाई सैलरी. वर्कर्स ऑलवेज थिंक्स दैट दे आर ओवरबर्डन्ड विद द वर्क बट आर पेड लेस. So mental revolution states that there should be a positive attitude towards both the groups, है ना. change of attitude. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल पे ही मेंटल रिवॉल्यूशन का जो टेक्निक है वो बेस्ड है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग. अकॉर्डिंग टू दिस, ज्यादा स्क्रॉल हो गया. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर से साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है. द एम्प्लॉइज शुड बी रिवॉर्डेड, एम्प्लॉइज शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट. अगर किसी एम्प्लॉय के अच्छे सजेशन से
कॉस्ट में रिडक्शन होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, तो उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस एम्प्लॉय को कुछ किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ये बात कही गई है? देखिए आप, ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, बताएं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। Sir, B. Cooperation not कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैं छोटा सा चेंज कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको जनरल मैनेजमेंट का बताना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जगह अगर जनरल मैनेजमेंट पूछे तो that is according to this principle of general management, the employee should be rewarded for their suggestions which results in substantial reduction in cost। अब बताएं आप कौन सा हो जाएगा? जनरल मैनेजमेंट का अगर पूछूं तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? नहीं आता रहा किसी को? बहुत इजी है। याद आया? इनिशिएटिव है ना। इनिशिएटिव का क्या मीनिंग है? दैट इज एम्प्लॉय सजेशंस आर वेलकम्ड। तो अब आप उनको अगर रिवॉर्ड कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशन होगा ना कि वो और अच्छे प्रोडक्टिव सजेशंस दे सकें। सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इन द जनरल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू टेलर, ईच स्पेशलिस्ट is to be assigned। हाँ जी, देखिए टेक्निक आपके माइंड में ऑलरेडी स्ट्राइक कर गया होगा। Each specialist to be assigned work according to his or her qualities। The employees who possesses technical mastery should be involved in the planning work। planning work देखिए किस में आता है। Whereas those with energy and good health may be assigned एग्जीक्यूशन वर्क और प्लानिंग वर्क को रिकॉल करो थोड़ा माइंड में। नेम द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ रहा है ना। वैसे इसका प्रिंसिपल नहीं, इसको टेक्निक अगर पूछता तो आंसर, चलिए प्रिंसिपल पूछ रहा है उसके हिसाब से। अगर टेक्निक पूछते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा ना। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। फंक्शनल फोरमैनशिप, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच and every person to his or her greatest efficiency and prosperity and none of the above। बताइए कौन सा वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछा जाता है तो क्या आप करेक्ट आंसर बताएंगे? जहां पे बात हो रही है प्लानिंग वर्क, एग्जीक्यूशन वर्क, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी डिवाइड करते हैं वर्क को, लोगों की एनर्जी के अकॉर्डिंगली, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उनके हेल्थ के अकॉर्डिंगली वर्क को डिवाइड करते हैं। तो प्रिंसिपल अगर पूछ रहा है तो प्रिंसिपल कौन सा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का? बताएं सर। सी। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेक्निक कौन सा होगा, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में प्रिंसिपल की जगह टेक्निक पूछता तो क्या आंसर होगा आपका? बताइए। फंक्शनल फोरमैनशिप। जी, फंक्शनल फोरमैनशिप हो जाएगा। अगर टेक्निक पूछते हैं तो फंक्शनल फोरमैनशिप होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट? तो इस तरह से एग्जाम में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है वही आंसर करें, वरना कई बार अपन क्या जल्दीबाजी में आधे अधूरा क्वेश्चन पढ़ के और आंसर लिख देते हैं तो वो गलती हो सकती है, मार्क्स कट सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो चीज डिमांड की है वही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू, नहीं सॉरी, considering the facts that it is difficult to find one single person with all the needed qualities। एक पर्सन में तो सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। So considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of a specialist। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। Through this technique of scientific management, identify the technique। अब तो सीधी बात टेक्निक की बात कर रहा है और स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है। बताएं आप करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनशिप विल बी द करेक्ट वन। स्पेशलिस्ट किस में अपन, अच्छा कितने एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं, याद आ रहा है किसी को ना? प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है
और उसमें हम 4 ईच, तो टोटल मिला के 8 एक्सपर्ट्स हो जाते हैं और वो सब मिलके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। याद आ रहा है ना? तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप हो जाएगा, स्पेशलिस्ट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी। अब देखिए मैंने परसों ही आपसे डिस्कस किया था कि वर्क स्टडी क्या चीज होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वाला होगा? Sir, all of them. ऑल ऑफ the द अबव करेक्ट होगा, क्योंकि टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज हमने पढ़ी है ना। कौन कौन सी पढ़ी है हमने? एक हो गया अपना टाइम स्टडी, फिर एक हो गया मेथड स्टडी, एक हो गया फैटिग स्टडी। तो इन 4 को कंबाइंडली मिला के जो बनता है तो वो बन जाता है क्या, वो कंबाइंडली मिला के बन जाता है वर्क स्टडी। तो इसका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक। दोबारा से बात टेक्निक की हो गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट, है ना, ये ध्यान से देख रहे हैं, गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरा कंपनी है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसमें से 2 ही प्रोडक्ट सेल होते हैं मार्केट में, बाकी का बस स्टॉक मेंटेन होता रहता है, मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, उस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए कंपनी को। अननेसेसरी हमारे रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रहे हैं उसके लिए। सो कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो इसकी बात कर रही है? टू फिक्स्ड टाइप एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम द टेक्निक। बताइए आप। मेथड स्टडी है, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क है, फंक्शनल फोरमैनशिप है? Sir, C. C. Standardization and simplification. ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क आएगा। देखिए यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग होता है क्वालिटी पे फोकस करना, कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ही हमारे कंपनी से निकलना चाहिए। और सिंपलीफिकेशन का मीनिंग होता है रिडक्शन द अनवांटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अनवांटेड यू कैन से वेरासिटी ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है, मैं 5 रुपीज के पैकेट में भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, 10 रुपीज के पैकेट में भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, 50 के भी है, 100 रुपीज के पैकेट में भी अवेलेबल है, वेरियस क्वांटिटीज में है, लेकिन 5 रुपीज वाला पैकेट मार्केट में डिमांड भी नहीं रहता है। तो अननेसेसरली मैं क्यों इतना वेराइटी वेरिएशंस प्रोवाइड करूं? तो सिंपलीफिकेशन का मीनिंग होता है जो अनवांटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसे डिसकंटिन्यू करना। ठीक है, अनवांटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, याद रख लो, लाइन ऑफ प्रोडक्ट को आप समझ लो रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो अनवांटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना वो सिंपलीफिकेशन में आता है, और अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना, किस साइज का होगा, किस कैरेक्टरिस्टिक का होगा, उन चीजों को फिक्स करना, वो स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट of the concept of assembly line which is widely used in automobile companies। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए मेनली इसको यूज किया जाता है, उसकी ये बात कर रहा है। These days as well identify the technique। तो कौन सी टेक्निक है जो कि असेंबली लाइन की बात करें? ये जो वर्ड है इसको आप ध्यान करें, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट असेंबली लाइन। अगर आप इसको असेंबली लाइन का मीनिंग आप समझते हैं तो चीजों को प्रॉपर मैनर में एक स्पेसिफाइड वे में करना, और ऑटोमोबाइल कंपनीज पर्टिकुलर इसको यूज कर रही है। जी बताएं आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Sir, method study. बिल्कुल ठीक है, दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है। मेथड स्टडी विल बी द करेक्ट आंसर, असेंबली लाइन में मेथड स्टडी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे अपने। फर्स्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, इस क्लास में हमारे 12 क्वेश्चंस ही हो गए। 20 सेकंड वाला करवा रहा हूँ लास्ट अभी के लिए आपको। Which of the following is an objective of time study? टाइम स्टडी का पूछ रहा है। देखिए 4 तरह की स्टडी पढ़ाई है आपको, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी में मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो किस बात पे रहता है, ये बात पूछी जा रही है। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वर्कर्स, या फिर टू फॉर्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव्स, टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? क्या हम टाइम स्टडी में
कितने वर्कर्स चाहिए हमें काम को करने के लिए वो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, या जो किसको कितना इंसेंटिव्स देना चाहिए, इंसेंटिव से मतलब बेनिफिट्स इन द टर्म ऑफ सैलरी एंड ऑल, उसको डिसाइड कर रहे हैं अलाउंसेस वगैरह के कंसर्न में, या फिर लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी आ रही है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस रहेगा बताइए। ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारी ही चीजें टाइम स्टडी में कवर हो जाती हैं, है ना। बाकी तो आपको ध्यान है कि मेथड स्टडी में तो लाइन असेंबली लाइन वाला वर्ड आ गया, और जैसे फैटिग स्टडी होता है तो उसमें फैटिग स्टडी में क्या लेते हैं अपन, रेस्ट इंटरवल की बात लेते हैं, और जो अपन ने एक अपना रह जाता है क्या, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो बस अब ये क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। जिसने मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं की थी वो रिकॉर्डेड वीडियो पहले वाला अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, उसको देख लेना। आज की ये वाली क्लास जिसने लेट ज्वाइन की वो भी अभी 5 मिनट्स बाद ही अपलोड हो जाएगी, इसको भी आप देख लेना और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड, ओके।